Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher, and today we will discuss about the primary, secondary and tertiary sectors in India. That is the part of the second chapter, sectors of the Indian economy. Let's start the topic. From this topic, we will see the GDP of primary, secondary and tertiary sectors in two time periods by this bar graph you are watching here on this page. ग्राफ 1 shows the production of goods and services in the three sectors. इस ग्राफ 1 के अंदर क्या दिया गया है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को शो किया गया है. दिस इज शोन फॉर 2 years, ये 2 सालों के लिए दिखाया गया है. 1971 से लेकर 72 का यहाँ पर प्रोडक्शन दिखाया गया है 3 सेक्टर्स का, और इसके अलावा 2011-12 का यहाँ पर तीनों सेक्टर का रोल दिखाया गया है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ. इनके बेसिस पर यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन क्वेश्चन के आंसर आपको खुद को सर्च करने हैं. लेटेस्ट वर्क दीज आउट में मतलब आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, खुद फाइंड आउट करना है. अगर आप अनेबल हों तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप अपने बेसिस पर ही इसके आंसर्स को आप सर्च कर पाएँ. What does the comparison between 1970-71 and 2011-12 show? इन दोनों ईयर के अंदर जो ये कंपैरिजन दिखाया गया है सेक्टर्स के गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का, तो क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा इन सब के साथ. और व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन, और इस कंपैरिजन से हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, क्या निचोड़ निकलता है, हमें क्या मालूम पड़ता है, इन सब बातों को भी आप राइट डाउन कीजिएगा. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. Over the 40 years between 1971-72 and 2011-12, while production in all three sectors has increased, 40 साल से ज़्यादा समय हो चुका है 1971 से 72 और 2011 और 12 के बीच का. तो इसमें जो है तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था. इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर. ज़्यादा प्रोडक्शन किस सेक्टर में बढ़ा? टर्शरी सेक्टर में बढ़ा, यानी से सर्विस सेक्टर का पार्ट सब बढ़ता चला गया ज़्यादा एज पर कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम ये हुआ, इन द ईयर 2011-12 द टर्शरी सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया. जिसका परिणाम क्या हुआ? 2011-12 में टर्शरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला भारत की इकोनॉमी का क्षेत्र बन गया और इसने प्राइमरी सेक्टर की जगह ले ली, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर. वाई इज़ द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आप प्राइमरी बेसिस पर या अर्जेंट बेसिस पर याद कीजिएगा. 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टर्शरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस इंडिया में डे बाई डे या ईयर बाई ईयर क्यों बढ़ती जा रही है. इसके कई कारण हो सकते हैं जो कि अब हम इसके आंसर में देखेंगे. देयर कुड बी सेवरल रीजन्स, यहाँ कुछ और भी कारण हो सकते हैं. फर्स्ट रीजन क्या है? इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, educational institutions, post and telegraph services, police stations, courts, village administrative offices, municipal corporations, defense, transport, banks, insurance companies etc. are required. किसी भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेसिक सर्विसेज की नीड रहती है वो होती हैं वहाँ पर पाए जाने वाले अस्पताल, शिक्षा की संस्थाएं, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, या फिर पुलिस स्टेशंस, अदालतें, या गांव के प्रशासकीय दफ्तर, या फिर शहर के नगर निगम के दफ्तर जो ऑफिस होते हैं, या रक्षा के जो काम होते हैं, सुरक्षा से संबंधित, डिफेंस से रिगार्डिंग हमारे जो वर्क होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं, बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं. इन सब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके बिना कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ कर ही नहीं सकती. तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इनको हम ज़्यादातर देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट को इनको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पर लेनी पड़ती है, अपने हाथ में लेनी पड़ती है कि वो ये सारी सर्विसेज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाएगी. सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज. जब हम प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर की
और इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करते हैं, उसका डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ सर्विसेज की ज़रूरत होती है। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ डिपेंड करती है कुछ बेसिक सर्विसेज के ऊपर, जैसे कि हमारे यहाँ पर ये दिया गया है आपको, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं कि इन दोनों सेक्टर की ग्रोथ के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, ट्रेड फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, और भी इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो तभी पहुंच पाएगा जब सर्विस सेक्टर इसको प्रोवाइड करवाएगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जितना ज़्यादा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट होती जा रही है उतनी ही इन सर्विसेज की नीड भी बढ़ती जा रही है। रिक्वायरमेंट जो सर्विस सेक्टर की होती है उनकी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है टर्शरी सेक्टर की फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो अब ये आपका सेकेंड रीजन हो गया। और इसके अलावा अब आप देख पा रहे हैं थर्ड रीजन, एज इनकम लेवल्स राइज, जब लोगों का इनकम का लेवल बढ़ता है, यानी उनके पास आमदनी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाने लगते हैं लोग, certain sections of people start demanding more and more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, private schools, professional training, एक्सेट्रा। जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है तो वो और ज़्यादा सुविधाओं की और सर्विसेज की डिमांड करने लगते हैं गवर्नमेंट से, जैसे कि बाहर खाना खाने के लिए वो रेस्टोरेंट्स और इस टाइप की जो है फैसिलिटीज़ को सर्च करना शुरू कर देते हैं, टूरिज्म में ज़्यादा घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, शॉपिंग करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल उनको अच्छी फैसिलिटीज़ वाले चाहिए होते हैं, या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को वो एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग वो अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज़, आप ये जो परिवर्तन है देख सकते हैं खास करके शहरी क्षेत्रों के अंदर, स्पेशली इन बिग सिटीज़, और ख़ास करके बड़े शहरों के अंदर। या इस वजह से भी टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ बढ़ने लगी है या होने लगी है। फोर्थ रीज़न क्या है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। जो हमारा जो फोर्थ रीजन है कि टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ क्यों हो रही है, यानी सेवा क्षेत्र का विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है, तो उसका कारण ये भी है कि नए नए इस क्षेत्र के अंदर नई नई सेवाएं या नए नए काम जो हैं आते जा रहे हैं मार्केट में। जैसे कि सूचना और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। आजकल कितनी कम्युनिकेशन जो है मोड हमारे पास अवेलेबल हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ, लेटेस्ट वर्जन के साथ हमारे पास हैं, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली, इन सर्विसेज का प्रोडक्शन उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चैप्टर 4 में आप पढ़ पाएंगे या देख पाएंगे इन नई नई सर्विसेज को और इनके एक्सपेंशन के रीजंस को, कि इनका विस्तार किस वजह से होता जा रहा है। और नेक्स्ट जो है आप ये पैराग्राफ में देखिएगा, However, you must remember that not all the service sector is growing equally well। हालांकि यहाँ ये बात भी याद रखने लायक है कि सर्विस सेक्टर पूरी तरह से एक समान रूप से विकसित नहीं हो रहा, यानी इसमें कुछ सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है इसलिए उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती जा रही है, तो कुछ सर्विसेज की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। सर्विस सेक्टर जो भारत में है ये अलग अलग टाइप के लोगों को काम देता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉय करता है। At any end, there are a limited number of services that employ highly skilled and educated workers। यहाँ पर कुछ ही सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पर कुछ लोगों को जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा स्किलफुल हैं उन्हें काम मिल पाता है। एट द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन सर्विसेज सच एज, बहुत ज़्यादा लोग जो है सर्विस सेक्टर में स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सनस हैं, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हैं, यानी ये अदर एक्टिविटीज़ में इनका जो है सर्विस सेक्टर में इनका रोल ज़्यादा है। जबकि जो ये नए अमर्ज हुए जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनमें हाईली स्किल्ड और हाईली एजुकेटेड पर्सनस की ही डिमांड रहती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर बहुत कम लोग इंगेज्ड हैं। और जबकि जो ये हमारे शुरुआती स्तर से जो हमारे काम चले आ रहे हैं इनमें इनका रोल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। These people barely manage to earn a living। ये लोग के सिर्फ जीवन गुजारने के लिए कुछ ही पैसा कमा
पाते हैं, यानी बहुत कम इनकम होती है, अपने सिर्फ सर्वाइवल को ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। एंड येट दे परफॉर्म दीज एक्टिविटी और सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम। आप सोचेंगे फिर उन्हें काम करने की ज़रूरत ही क्या है, अगर उनको पास जो है मीगर इनकम ही हो पाती है इन कामों से, तो वो काम छोड़ क्यों नहीं देते। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक लार्ज पॉपुलेशन है और दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी काम करने की यहाँ पर है नहीं, तो मजबूर होकर वो यही सोचते हैं कि ना से तो कुछ होना ही भला, यानी थोड़े से ही वो काम चला लेते हैं, जितनी भी इनकम होती है उसी में वो काम करते रहते हैं, अपना काम चलाते रहते हैं। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। हालांकि इस सेक्टर की कुछ ही पार्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस जो है डे बाय डे बढ़ती जा रही है। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आप इस चीज़ को अगले सेक्शन में पढ़ पाएंगे कि किस टाइप से इस सर्विस सेक्टर का कौन सा पोर्शन जो है ज़्यादा डेवलप करता जा रहा है। वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। फिर एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं या कहाँ पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। ग्राफ 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को। प्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ द 3 सेक्टर्स इन जीडीपी। यहाँ पर तीनों सेक्टर का शेयर जीडीपी में परसेंटेज के रूप में दिखाया गया है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 30 ईयर्स। 3 साल से ज़्यादा समय के बीच में आप देख पा रहे हैं तीनों सेक्टर की इम्पोर्टेंस मतलब घटती बढ़ती जा रही है। पहले किसी और की यहाँ पर इम्पोर्टेंस थी, आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ दिखाई दे रही है ज़्यादा, जबकि नेक्स्ट जो टाइम पीरियड के अंदर देखिएगा आप सर्विस सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the 3 sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. याद रखने लायक बात जो भारत के संदर्भ में है वो ये है कि यहाँ पर तीनों सेक्टर के जो शेयर में जो चेंज आया है जीडीपी के अंदर, यही सेम शिफ्ट एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में नहीं बन पाया, यानी रोजगार के क्षेत्र में ये ऐसा चेंज दिखाई नहीं पड़ रहा है। ग्राफ 3 जो है वो हमें दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट का शेयर तीनों सेक्टर के अंदर 2 टाइम पीरियड के अंदर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कैसा है। इस बार ग्राफ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कहाँ लगे हुए हैं, पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर जो है चेंज तो आया है एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही, जितना कि इसमें हमने देखा जीडीपी में जो इन तीनों सेक्टर के शेयर की परसेंटेज में जो चेंज यहाँ पर एक ह्यूज लेवल पर जो दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गई है कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ दिखाई दे रही है तो यहाँ पर टर्शरी सेक्टर की। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए काम करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। अभी भी यहाँ पर 27%, 24% और यहाँ पर 49% के समथिंग ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। वाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो प्राइमरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसमें इतना ज़्यादा सिमिलर चेंज क्यों नहीं देखने को मिला जितना कि शेयर में हुआ है, यानी तीनों सेक्टर की जीडीपी में जो शेयर में चेंज आया वैसा चेंज क्यों नहीं दिखाई दे रहा, उसके क्या कारण है अब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे आंसर में। इट इज़ बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, कि उस टाइम ड्यूरेशन में, जब इसमें बार ग्राफ में जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में अभी इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अमर्ज नहीं हुई थी, क्रिएट नहीं हुई थी, यानी ज़्यादा मौके काम करने के या ज़्यादा सर्विसेज अभी डेवलप नहीं हो पाई थी। तो यही कारण है जिसकी वजह से लोग अभी, और कुछ फिर जो इसके लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, एक स्किलफुल पर्सन चाहिए, वो जो लैकिंग है वो उसकी वजह से भी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, अदर सेक्टर्स में जाने का रिस्क नहीं ले पाते थे। और फिर एक माइंडसेट होता है सब लोगों का कि हम शुरुआत से जो काम करते आ रहे हैं वो उस काम को बदलना नहीं चाहते, और इसी वजह से वो अपने ही पहले ही जो है सेक्टर के अंदर ज़्यादा इंगेज्ड रहते हैं। Even though industrial output or the production of goods went up by
8 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। आप देख पा रहे हैं कि हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो आउटपुट है यानी रिजल्ट है या फिर उसका जो प्रोडक्शन है, गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो 8 गुनी हो चुकी है या 9 टाइम्स जो है वो हो चुकी है। यानी यहाँ पे मैंने कुछ वर्डिंग लिखी हुई है, 9 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये करंट अपडेट है कि 9 टाइम्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इस पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो 9 टाइम्स आगे जा चुकी है यानी 9 गुना हो चुकी है। जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे बुक के अंदर दिया हुआ है 2.5 टाइम्स, और यहाँ आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो 3 गुना ही हुआ है। 9 गुना प्रोडक्शन हो गया और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार लोगों को मिला 3 गुना। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर। सेम सिचुएशन जो है टर्शरी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है यानी सेवा क्षेत्र में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाई यहाँ पर दिया हुआ है 11 टाइम्स, और आई थिंक यहाँ पे 14 टाइम्स आना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज लेस देन 3 टाइम्स दिया हुआ है, आप यहाँ पे 5 टाइम्स लिख लीजिएगा कि 14 गुना तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। सर्विस सेक्टर का जो प्रोडक्शन है वो 14 टाइम्स जो है राइज हो चुका है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की जो सर्विसेज हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, सिर्फ वो 5 टाइम्स ही यानी 5 गुना ही बढ़ी हैं। तो इसी वजह से लोग ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में आज भी इंगेज हैं। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। इसी की वजह से जो हमारे आधे से ज़्यादा वर्कर्स हैं वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में मेनली डिपेंड करते हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं जीडीपी का थोड़ा सा हिस्सा। इन कंट्रास्ट टू दिस, और इसके विपरीत सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो हालांकि हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाता है, 3/4 प्रोड्यूस कर पाता है, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो आधे से कम जनसंख्या को दे पाता है। लेस देन हाफ ऑफ द पीपल एंगेज्ड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जबकि प्रोडक्शन क्या है इनका 3/4 प्रोड्यूस करते हैं। यानी आपको यहाँ पर कंपैरिजन करके बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर हालांकि जीडीपी में कम रोल प्ले करता है, इसके बावजूद वहाँ पर लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में रोल ज़्यादा बढ़ चुका है लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वो पीछे रह गया है। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। इसका मतलब तो ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स लगे हुए हैं वो उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए या वो जितना कर सकते हैं। What it means is that there are more people in agriculture than is necessary। इसका मतलब तो यही जा सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में more than required persons are engaged, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। So even if you move a few people out, अगर आप इनमें से कुछ व्यक्तियों को वहाँ से निकाल लेते हो और दूसरे सेक्टर में काम देते हो तो प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी खेती के जो काम है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन उतना की उतना रहेगा क्योंकि मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर इंगेज्ड। क्या ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पर लगे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ को निकाल भी दिया जाए तो प्रोडक्शन सेम रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि इन पर्सन को वहाँ से निकाल कर दूसरे सेक्टर में जब हम लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, उनकी इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, जबकि दूसरे शब्दों में हम अगर बात करें, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स लगे हुए हैं वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। वो क्या हैं, आपको मैंने लास्ट जो 9th की वीडियो दी थी उसमें भी आपको ये समझाया था ये चीज़ कि इस टाइप से आप जो है देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल जो है कितना हमारे इंडिया के अंदर बढ़ चुका है। टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाने जा रही हूँ कि एक छोटे किसान का उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है लक्ष्मी। ओइंग about 2 hectares of unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jawar and अरहर। ये जो 2 हेक्टेयर से भी कम जो ज़मीन उसके पास है अनइरिगेटेड है, यानी उस पर वो पानी की सिंचाई की सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं हैं और वो मेनली रेन पर डिपेंड करती है और अपनी फसलों को ग्रो करने के लिए स्पेशली जवार और अरहर उगाती है। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल इसके परिवार के जो 5 सदस्य हैं इसी खेत पर लगे रहते हैं। वाई, क्यों लगे रहते हैं? दे हैव नाउ हेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। उनके पास और कोई काम करने को है नहीं, इसीलिए उन्हें अपनी ज़मीन पर काम करना ही पड़ता है।
यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, आप देखेंगे यहाँ पर सभी लोग काम कर रहे हैं। नन रिमेन्स आइडियल, कोई भी खाली नहीं है। बट इन एक्चुअल फैक्ट, जबकि वास्तव में हम देखें तो देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड, उनका जो यहाँ पर काम है या उनका लेबर एफर्ट जो है वो बढ़ जाता है, यानी उन्हें परिश्रम बहुत कम करना पड़ता है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क, क्योंकि किसी ने सबके पास कुछ न कुछ काम तो बटा हुआ है, यानी सबके पास कुछ न कुछ काम है। बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से उसको काम मिला हुआ है, यानी पूरे टाइम के लिए काम है। दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये वही स्थिति है जिसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं या फिर छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। वेयर पीपल आर अपारेंटली वर्किंग, जब लोग लगातार काम करते रहते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन अपने पोटेंशियल के बेसिस पर या अपना फुल पोटेंशियल वो नहीं दे पाते हैं, अपनी एबिलिटी को वो प्रूव नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो लगे हुए हैं लेकिन अपना फुल पोटेंशियल वो नहीं दिखा पाते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। यहाँ पर इस टाइप की जो एक छिपी हुई बेरोजगारी है, इसमें छिपा हुआ है एक बात कि कोई पर्सन के पास जॉब होते हुए भी वो जो है बेरोजगार है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स लगातार वो काम करता दिखाई देता है लेकिन अपने फुल पोटेंशियल वो नहीं दे पाता है। इस पूरे पैराग्राफ में बेटा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को ही एक्सप्लेन किया गया है कि जिसमें सभी लोग मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर इंगेज्ड इन working condition, but actually they are not employed, they are not able to give their full potential, they are not able to give full output of the work. This type of situation is disguised unemployment. Now supposing a landlord सुखराम, हम अब एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पर एक ज़मींदार जो कि सुखराम नाम से है, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा रहा है। comes and hires 1 and 2 members of the family to work on this land, on his land. वो अपने खेत पर काम करवाने के लिए 1 या 2 मजदूरों को जो है इसकी फैमिली के मेंबर को, इसकी फैमिली के जिसका जिक्र पहले आया, लक्ष्मी का जो एग्जाम्पल आया हुआ है, इनको ले जाता है। लक्ष्मीज फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेज। अब लक्ष्मी के जो परिवार है कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी गेन कर पा रहा है वेजेज के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसके मेंबर्स वहाँ से हटकर दूसरे के खेत पर काम करने जा रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें वेजेज दिए जाएंगे। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 5 व्यक्तियों का काम नहीं था, उससे छोटे से खेत के ऊपर काम करने के लिए 5 व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा थे। अगर वो नहीं होते तो भी प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं होता। 2 people मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। 2 व्यक्तियों को अगर वहाँ से निकाल भी दिया गया तो भी उस खेत के प्रोडक्शन पर, उस फार्म के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इन द अबोव एग्जाम्पल, इस ऊपर वाले इस एग्जाम्पल के अंदर 2 people में मूव टू वर्क इन ए फैक्ट्री। अगर हम 2 व्यक्तियों को फैक्ट्री में काम लगा देते हैं तो भी इससे सरप्लस इनकम के चांसेस बढ़ते हैं, ना कि प्रोडक्शन पर कोई असर देखने को मिलेगा। वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज। इससे क्या होगा? फैमिली की फिर से जो इनकम है वो इंक्रीज होगी यानी बढ़ जाएगी। एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड, और वो उतना ही उत्पादन अपने खेत से ले पाएंगे जितना पहले ले रहे थे। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। भारत में लक्ष्मी जैसे लाखों किसान हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर। अगर इसका मीनिंग ये है कि अगर हम इस टाइप के लोगों को जो ज़रूरत से ज़्यादा लगे हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उनको हटा देते हैं वहाँ से और उन्हें दूसरा कोई अच्छा काम देते हैं दूसरी जगह पर, तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो सफ़र नहीं करेगा, उस पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, उनका प्रोडक्शन सेम रहेगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क
वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। जिन लोगों को हम बाहर ले जाएंगे या दूसरा काम देंगे, उनके काम की वजह से उनके परिवार की जो कुल आय है, टोटल फैमिली इनकम है, वो बढ़ जाएगी। फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। प्रोडक्शन तो वैसा ही रहना है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। अगर हम उनको वहाँ से हटा भी देते हैं कुछ लोगों को और दूसरे सेक्टर में काम देते हैं, तो इससे जो फैमिली की जो टोटल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, उन्हें सरप्लस इनकम होगी, तो वो अपने परिवार को और अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाएंगे। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। ये जो छिपी हुई जो बेरोजगारी, ये दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकते हैं। मेनली तो देखिए ये प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाई जाती है, लेकिन दूसरे सेक्टर्स में भी इनको देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट। हम देखते हैं शहरी क्षेत्रों के अंदर जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगे हुए वर्कर्स होते हैं, तो वो भी शहरों के अंदर हर रोज़ नया काम तलाशने की कोशिश करते रहते हैं, यानी डेली एम्प्लॉयमेंट गेट करने के लिए वो घूमते फिरते हैं। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स। वो उनको काम मिलता है या तो पेंटर के रूप में, प्लम्बर के रूप में, रिपेयर पर्सन के रूप में, या फिर दूसरी और जॉब्स, यानी ऐसे काम जो कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, जिनके बदले में उन्हें जो है एक सफिशिएंट इनकम गेट नहीं हो पाती है। हालांकि कम वेजेस पर काम करने के लिए ये लोग इस टाइप के काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। इनमें से ज़्यादातर लोगों को रोज़ का काम नहीं मिलता, यानी रोज़ाना अगर वो काम ढूंढने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको सबको मिल जाता है। बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार रह जाते हैं। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट। ठीक ऐसे ही हम सर्विस सेक्टर को भी देख सकते हैं कि यहाँ भी सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को आपने देखा होगा कि अपनी रेहड़ी को लेकर वो घूमते रहते हैं गलियों में और कोई ना कोई सामान बेचते रहते हैं। वेयर दे में स्पेंड द होल डे। पूरा पूरा दिन वो अपना कार्ट लेकर घूमते रहते हैं, अपनी रेहड़ी या अपनी छकड़ा गाड़ी को लेकर घूमते रहते हैं, बट अर्न वेरी लिटल। परंतु उन्हें इसके बदले में बहुत कम इनकम गेट हो पाती है, यानी पूरा दिन काम करने के बदले में भी वो पूरी इनकम नहीं ले पाते हैं, उतने अच्छी इनकम वो गेन नहीं कर पाते जितना कि अदर पर्सन जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में लगे हुए होते हैं उन्हें मिलती है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। वो ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो मजबूर हैं, उनके पास अच्छे मौके नहीं हैं इनकम अर्न करने के, इसीलिए मजबूरी में उन्हें ये काम करने पड़ते। तो पहला आपको मैं बता दूं कि अगर हम बात करें कि अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है, ये सिचुएशन सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली देखने को मिलती है। अगर कोई पूछे आपसे प्राइमरी बेसिस पर, मेजर बेसिस पर कहाँ पे मिलती है, तो प्राइमरी सेक्टर ही आप राइट डाउन करेंगे। और अगर फिर अदर सोर्सेज, अदर सेक्टर्स की भी बात कर ली जाए कि क्या सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में होते हैं या अदर सेक्टर्स में भी इस टाइप की सिचुएशन देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के कुछ पोर्शन में भी इस टाइप के कैजुअल वर्कर्स के रूप में, या फिर जो सर्विस सेक्टर के कुछ ऐसे लोगों का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। ऊपर बेटा नेक्स्ट पेज पर एक फिर से एक टेबल दी गई है। लेट अस वर्क दीज आउट, कंप्लीट द टेबल यूजिंग द डेटा गिवन इन द ग्राफ 2 और 3 एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपने बार ग्राफ पीछे देखा था ना, सेकंड और थर्ड, तो उसके बेसिस पर इस टेबल को आपने पूरा करना है, कंप्लीट करना है, फिल करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आज के लिए आपका बस काम इतना ही है कि जिन जिन क्वेश्चन, इन बिटवीन क्वेश्चन को मैंने आपको लेसन पढ़ाते समय समझाया है वो चीज़ें आप लर्न करेंगे, प्लस इसके साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ टाइप क्वेश्चंस हैं इनको भी साथ साथ याद कीजिएगा। थैंक यू।